नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नई दिल्ली में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। देश में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने पर होगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण महिला उद्यमियों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा धन। 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला आज। यूएपीए के तहत सभी आरोपी जेल में बंद। बारिश और बाढ़ से हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और कश्मीर समेत समूचे उत्तर भारत में पटरी से उतरा जनजीवन। प्रधानमंत्री ने पंजाब के सीएम से बात कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान में मृतकों की संख्या 800 से अधिक, हजारों घायल। भारत ने भेजी मानवीय सहायता। तो दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल युग में पहुंच रही है और इसका आधार वो चिप होती है जो कि सेमीकंडक्टर से बनती है। भारत इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है और सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनने पर लगातार प्रयासरत है। और इसी कड़ी में आज से दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे वो, जिसमें दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों का जमावड़ा लगेगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 की थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह प्रतिष्ठित आयोजन भारत की उस महत्वाकांक्षा को दोहराता है जिसके तहत देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाया जाना है। सेमिकॉन इंडिया 2025 की थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। इस आयोजन में शीर्ष वैश्विक नेता, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सरकारी अधिकारी और छात्र शामिल होंगे। करीब 350 कंपनीज ये सेमिकॉन में पार्टिसिपेट करेंगी। पिछले साल के जो सेमिकॉन था उससे ये इस बार करीब दुगना साइज का होगा। इतने कंपनीज आ रही हैं। 30 देशों से कंपनीज और डेलीगेशंस आ रही हैं और कंट्री पेविलियंस भी बनाए गए हैं। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक सरकार ने 10 अहम योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से फैब्रिकेशन यूनिट्स, 3D पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और असेंबली सुविधाएं शामिल हैं। ये पहल भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भूमिका को और मजबूत बना रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी किया था और उन्होंने कहा था कि इस साल कई दशकों के बाद और कई दशकों की कोशिश के बाद इस साल जो है सेमीकंडक्टर चिप्स देश में बनाई जाएंगी कमर्शियली। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है, महत्वपूर्ण कड़ी है इस देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अब 280 से अधिक संस्थानों और 72 स्टार्टअप्स को उन्नत चिप डिजाइन उपकरणों तक पहुंच मिल चुकी है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 23 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी गई है जो सीसीटीवी, नेविगेशन सिस्टम, संचार, मोटर कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेस जैसी चिप पर काम कर रही हैं। सेमिकॉन इंडिया के चौथे संस्करण के साथ भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है और वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर अग्रसर है। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। जीविका निधि की स्थापना का उद्देश्य से जुड़े सदस्यों को किफायती ब्याज दरों पर धनराशि उपलब्ध करना है। जीविका के सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तरीय
फेडरेशन इस संस्था के सदस्य बनेंगे और इस संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही धनराशि देगी। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास को मजबूत करने और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी आने की उम्मीद है। पूरे बिहार से लगभग 20 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। और दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े चर्चित केस में आज दिल्ली हाई कोर्ट का जमानत पर फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि ये मामला जो है 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर एफआईआर नंबर 59/2020 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज की थी। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, खालिद सैफी और 7 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच देगी। तो वहीं इस पूरे मामले में सह आरोपी बनाए गए तस्लीम अहमद की जमानत पर अलग बेंच आज फैसला सुनाएगी। ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के विरोध और समर्थन के बीच हुए थे, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शर्जिल इमाम और उमर खालिद समेत कई अन्य आरोपियों पर यूएपीए और आईपीसी के कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। और बात करते हैं मौसम की, तो हिमाचल प्रदेश में बारिश से फिलहाल कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही इस भारी बारिश से राज्य का सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जगह जगह कई इलाकों में भूस्खलन, पेड़ गिरने और अचानक बाढ़ आने की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। बादल फटने और ओलावृष्टि से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में नुकसान हुआ है। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पूरे प्रदेश में 5 राष्ट्रीय हाईवे सहित 788 सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है और इसी तरह 2000 से अधिक ट्रांसफार्मर्स ठप हो जाने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। तो वहीं 365 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। और उत्तराखंड में भी भारी बारिश और उससे हो रही भूस्खलन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ एक जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून और उत्तरकाशी के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। देहरादून में आज 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद है। प्राकृतिक आपदा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार लोगों की सुरक्षा और राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। एहतियात के तौर पर चारधाम यात्रा पर आगामी शुक्रवार तक अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने जम्मू के विभिन्न हिस्सों के लिए आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार जम्मू, कठुआ और सांबा में बहुत तेज बारिश हो सकती है। मौसम संबंधी अलर्ट और पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। जम्मू में जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाओं से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 5वें दिन बंद रहा। और नॉर्थ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारत से कई दशकों तक अपनी सेवाएं देने के बाद अब डीओपीटी का मंत्रालय भी कर्तव्य भवन में स्थानांतरित हो गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आखिरी मंत्री रहे जिन्होंने नॉर्थ ब्लॉक को खाली किया। कर्तव्य भवन में देश के तमाम मंत्रालयों को स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां से सभी मंत्रालय अब संचालित किए जाएंगे। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नॉर्थ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारत में काम करने वाले आखिरी मंत्री। कई दशक की प्रशासनिक यात्रा का गवाह इस भवन की भूमिका बदलने जा रही है। नॉर्थ ब्लॉक से उनकी ये विदाई दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हिस्सा है। सरकार का नया प्रशासनिक धाम कर्तव्य भवन तैयार हो चुका है और अब मंत्रालय और दफ्तर यहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मे बी लास्ट occupant in the DOPT office in this iconic building of North Block, जो कि लगभग 90 साल पुरानी है। एक ज़माने में जब अंग्रेज़ों ने बड़े शौक से दिल्ली में राजधानी स्थापित करने के लिए सारे भव्य
भवन निर्माणित किए थे उसमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक विशेषकर प्रमुख थे। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जहां कभी नीतियां बनी, अब बदलेंगे म्यूजियम में। यहां अतीत की गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगी। नॉर्थ ब्लॉक से आखिरी कदम और कर्तव्य भवन में पहला कदम, ये क्षण इतिहास और भविष्य के संगम की गवाही देता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैसे ही कर्तव्य भवन स्थित डीओपीटी मंत्रालय में प्रवेश किया, सबसे पहले उन्होंने गणेश भगवान की पूजा की और फिर ऑफिस के कर्मचारियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने साथ ही साथ उस कॉरिडोर में मौजूद तमाम ऑफिसेस का भी जायजा लिया। हमारा आज से यहाँ बैठना हुआ है और साथ ही साथ धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मुझे लगता है कि ये जो आज एक विकल्प नया सामने कर्तव्य भवन के रूप में आया है, ये उन्हीं की कल्पना का नतीजा है। शायद उनकी सोच ना होती और टाइमबद्ध तरीके से जिस तरह से वो अपना जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे संपन्न भी करवाते हैं, उसी का नतीजा कि आज हम इस काबिल हुए कि यहाँ बैठ सकें। दी लास्ट टू सिट इन द डीओपीटी ऑफिस ऑफ नॉर्थ ब्लॉक एंड द फर्स्ट टू सिट इन द डीओपीटी ऑफिस ऑफ कर्तव्य भवन, ये अपने में एक बड़ा सुखद संयोग है। कर्तव्य भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प का प्रतीक है जहां अतीत को सहेजते हुए विकसित भारत की राह बनाई जाएगी। नॉर्थ ब्लॉक से आखिरी मंत्री का जाना और कर्तव्य भवन में पहला कदम रखना, यही तस्वीर है नए भारत के बदलते प्रशासनिक ढांचे की। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का प्रतीक, जहां परंपरा सुरक्षित है और भविष्य भी सुनिश्चित। कैमरामैन विक्की राजपूत और नवीन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। प्रधानमंत्री की पहल वोकल फॉर लोकल आज एक जन आंदोलन बन गया है। बाजारों में स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ रही है। अब गांव देहात के कारीगरों को शहरों में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का बेहतर अवसर मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं स्वदेशी के पुनर्जागरण पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया क्यों ना मंत्रमुग्ध हो हमारे स्वदेशी उत्पादों को देखकर, और इन्हीं उत्पादों से दुनिया सजने को लालायित होती है। ये भारत है और भारतीय कारीगरों का हुनर यहाँ दिख रहा है। बाजारों में सजे परिधान में जो चमक आप देख रहे हैं वो इनकी मेहनत, लगन और पसीने की चमक है। ये केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और पहचान की जीवित झलकियां हैं। स्वदेशी उत्पाद यानी हमारे देश में बने सामान, ये सामान पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लोग इनकी खूबसूरती और गुणवत्ता से प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि ये उत्पाद न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। मुझे वो ज़्यादा पसंद भी आते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। मैं वही स्वदेशी ही लेती हूँ। तो एक तो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, दूसरा इकोलॉजिकल सस्टेनेबल हैं। I love made in India products. I do shopping. I love the fabrics, especially the cottons and the stoles. बुनकरों, कारीगरों का कहना है कि ये लोग पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं। पहले उनके हुनर को वो पहचान नहीं मिल पाती थी जिसके वो हकदार थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने न केवल उन्हें सम्मान दिलाया बल्कि उनकी आय भी दुगनी हो रही है। प्रधानमंत्री जी जो ये योजना चलाए हैं सो बहुत ही खूबसूरत चलाए हैं। हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इससे जो है इस कला से हमारे जितने भी गरीबी थी वो दूर हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी ने हम लोग जो आर्टिस्ट हैं हम लोग के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम लोग आर्टिस्टों को बुलाया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से जगह जगह स्वदेशी मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जहां ऐसे कई प्रकार के उत्पादों की धूम रहती है। साथ ही त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी स्वदेशी उत्पादों की रौनक देखते बन रही है। जैसा कि आपने देखा कि न सिर्फ भारत के बल्कि जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं उनकी भी पहली पसंद भारत का उत्पाद बन चुका है। देखिए, हमारा जो स्वदेशी उत्पाद है वो महज सिर्फ एक उत्पाद नहीं है। जब आप खरीदते हैं तो आप भारत की संस्कृति, अपने यहाँ के कारीगरों के हुनर को भी संबल देते हैं। तो इसलिए देर मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे जगह जगह पर मेले लगाए हुए हैं भारत सरकार के द्वारा, जो कि
स्वदेशी उत्पादों के, और साथ ही यदि आप अपने बाज़ारों में भी निकल जाएं, जैसा हमने आपको दिखाया, तो आपको स्वदेशी उत्पाद की धूम मची पड़ी है। आपको वहाँ स्वदेशी उत्पाद तरह तरह के देखने मिल रहे हैं। तो आप भी देर मत लगाइए और स्वदेशी उत्पादों को अपनाइए, खरीदिए और विकसित भारत की ये जो मुहिम है उसका हिस्सा बनिए। कैमरा पर्सन विबंधु के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। तो स्वदेशी उत्पादों को अपनाइए और विकसित भारत की इस मुहिम का आप भी हिस्सा बनिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि खेती किसानी के अलावा देसी मुर्गी पालन भी अतिरिक्त आय का एक अच्छा स्रोत बनता जा रहा है और सरकार किसानों को इस व्यवसाय में दिलचस्पी दिखाने के लिए लगातार प्रोत्साहित भी कर रही है। और इस व्यवसाय की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके लिए अधिक निवेश करने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए में आप इसे शुरू कर सकते हैं। मुर्गी पालन का व्यवसाय एक अच्छी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है, खासकर देसी मुर्गी पालन। बहुत कम लागत से शुरू होने वाला ये व्यवसाय लाखों करोड़ों का मुनाफा दे सकता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी का दूध, अंडा और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के साथ ही चारा विकास पर भी 50% सब्सिडी दी जाती है। संशोधित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुधन और मुर्गी पालन यानी कुक्कुट में नस्ल विकास, फीड और चारा विकास और नवाचार और विस्तार के लिए अलग अलग सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। देसी मुर्गी पालन के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत भी नहीं होती। केवल 40 से 50 हजार रुपए में इसका बिजनेस शुरू किया जा सकता है। एकीकृत खेती का पर्यायवाची बन चुकी गाजियाबाद की फार्मिंग लेडी मंजू रानी कश्यप भी देसी मुर्गी पालन कर अच्छी आय प्राप्त कर रही हैं। जो ये फार्म हमने बनाया हुआ, ये मेरा फार्म जहाँ पे मछली पालन मैं करती हूँ वहीं पे ही मैंने बनाया हुआ है। और ये प्रजाति देसी है, कैरी रेड प्रजाति है और ये ज़्यादातर नेचुरल खाना पसंद करते हैं। जैसे कि हमारे तालाब के चारों तरफ जो घास होती है हरियाली, तो उसको खाना पसंद करती है। जो कि हमारे फार्मर्स जो पोल्ट्री का फार्म कर रहे हैं तो अपना फीड बचा लेते हैं, यानी कि कम लागत में ज़्यादा आय प्राप्त करते हैं। मंजू रानी कश्यप का कहना है कि देसी मुर्गियों में बीमारी भी कम लगती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि देसी प्रजाति के अंदर बीमारी नहीं आती है और ये फिर बाहर का खाना अधिक मात्रा में खाना पसंद करती है। ये बड़ा फायदे का सौदा है और 3 महीने में ये तैयार हो जाती है। लेकिन मेरे पास जो ये मुर्गी पालन है ये अंडे वाली मुर्गियां हैं, क्योंकि 3.5 महीने के अंदर ये अंडा देना स्टार्ट कर देंगे। यदि योजनाबद्ध तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो कम खर्च में अधिक आय की जा सकती है। बस तकनीकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। फार्म बनाते समय ये ध्यान दें कि ये गांव या शहर से बाहर हो, पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो। फार्म हमेशा ऊंचाई वाले स्थान पर बनाएं ताकि आसपास जल जमाव न हो। इसके अलावा जैविक सुरक्षा के नियम का भी पालन होना चाहिए। समय समय पर शेड के बाहर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव और टीकाकरण नियमों का पालन करें। समय पर सही दवा का प्रयोग करें। मुर्गी पालकों को चूजे से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि लापरवाही की गई तो अंडा उत्पादकता प्रभावित होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्च आहार प्रबंधन पर आता है, अतः इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। शमीम अख्तर, DD न्यूज़। और अब रुक कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में जलालाबाद के पास आए भीषण भूकंप में अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 2800 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप में हुई जनहानि पर अपना शोक व्यक्त किया है। भारत भूकंप से प्रभावित हर लोगों को हर संभव मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार तक 15 टन मानवीय सहायता भेजी है। आज भारत से और राहत सामग्री भेजी जाएगी।
अफगानिस्तान का पूर्वी इलाका कुनार और नंगाहार प्रांतों में आए 6.0 तीव्रता वाले भूकंप से बड़े पैमाने पर जान व माल का नुकसान हुआ। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भूकंप नंगाहार प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व में केंद्रित था, जबकि भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 8 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसकी वजह से तबाही का दायरा बढ़ता गया। मलबों में जिंदगियों की तलाश जारी है, लेकिन पहाड़ी इलाका और सीमित संसाधन बचाव कार्यों में बड़ी बाधा बन रहे हैं। भूकंप से कई गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इस विनाशकारी आपदा के बाद भारत ने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, भूकंप के कारण हुई जानमाल की हानि से बहुत दुखी हूं। इस कठिन घड़ी में हमारे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत इस मुश्किल घड़ी में सहायता प्रदान करेगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की हमारी प्रार्थनाएं। तालिबानी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रभावित इलाकों तक पहुंच के लिए मदद की अपील की है। अफगानिस्तान एक प्रमुख भूकंपीय भ्रंश रेखा पर बसा देश है। यहाँ भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। इससे यह क्षेत्र एशिया के सबसे भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बन जाता है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आगे आप देखेंगे विशेष प्रोग्राम नया सवेरा। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।